हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम कक्षा 9 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है 2024-25 के सेशन का, उसके कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे और अगली क्लास में हो सकता है हम इस क्लास में अगर पूरे क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएँ तो आगे की एक और क्लास में इस पेपर को पूरा हम हल करवाएंगे। जैसे ये अपना पेपर है, इसमें पहली संख्या दी गई है कि √5 एक है। √5 की अगर बात करें तो √5 यानी जो वर्गमूल है वो अभाज्य संख्या का निकाला जा रहा है। 5 अभाज्य संख्या है और अंडर का मतलब होता है वर्गमूल। तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो जो अपना पहला क्वेश्चन जो है √5 एक है, उसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, x² - 9 का हल। तो x² - 9 के हल की बात करें तो सबसे पहले हमें इसको एक सर्वसमीकरण के रूप में हल करना रूप परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे x² लिख देंगे, माइनस में 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब अपनी जो सर्वसमीकरण बन जाएगी वो सर्वसमीकरण बन जाएगी a² - b²। a² - b² की जो इक्वल होता है वो होता है a+b और a-b और a-b। इसी प्रकार अपनी जो इस क्वेश्चन के लिए जो ए है वो अक्स का काम कर रहा है और जो बी है वो 9 का जो वर्ग लगा के हमने जो बी प्राप्त किया है वो है 3। तो x² - 3 का स्क्वायर का जो हल आएगा वो आ जाएगा x+3 और x-3। इस प्रकार अपना जो इस दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्न में से दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले जो अपनी समीकरण दी गई है वो है 5x+3 = 7, 5x+3y = 7। यानी इसमें x भी चर है और y भी चर है। इस दूसरी समीकरण की बात करें तो 5x+9 यानी चर एक ही आई है, इसमें सिर्फ एक ही चर है y। तो इसका जो तीसरे क्वेश्चन का जो अपना उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ए में देखिए x भी चर है और y भी चर है और इक्वल भी है। समीकरण आया तो एक बराबर का चिन्ह भी है। जैसे ये समीकरण है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक क्या है, बहुपद है। ये समीकरण बनाने के लिए एक बराबर चाहिए। इसमें बहुपद होते हुए भी इसमें चर एक ही है, तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है वो है 5x+3y। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा अपना ए। चौथा जो बिंदु है वो है बिंदु -10,0 स्थित है। तो देखिए जो अपना कार्तीय आरेख होता है, ये कार्तीय तल होता है, उसमें इधर जो अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर माइनस अक्ष, इधर वाई, इधर -y। तो -10 लेंगे अक्ष का, तो -10 आएगा अक्ष का इस पक्ष में, और 0 जो y का लेना है वो यहीं पे लेना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। देखो ये अक्ष की दिशा है, इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, तो अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, यानी जो चौथा क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर। ओके, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, यदि x+y = k हो, k का हल 2 और 0 है तो k का मान है, यानी x और y लेना है। x और y लेने के लिए हमें क्या करना है, x और y बराबर क्या है, k है। यहाँ पे एक तल दिया गया, एक बिंदु दिया गया है, निर्देशांक बिंदु 2,0, इसका एक हल है। यानी x का 2 रखो और y का 0 रखो। जो बिंदु होता है वो x, y होता है। यहाँ पे 2,0 दिया गया है, तो हमें x+y की जगह 2+0 रखना है, बराबर k का k ही रखना है। तो जो 2 है वो मान हो जाएगा k का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार इस पांचवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए। पांचवें का सही उत्तर हो जाएगा ए। छठा क्वेश्चन, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है अनंत। कोई एक रेखा होती है, उस पर हम कितने बिंदु रख सकते हैं, अनंत बिंदु रख सकते हैं। कितने भी बिंदु, इनके बीच में भी और बिंदु आ सकते हैं। तो जो अपना ये छठा क्वेश्चन है वो छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण का मान होता है। देखिए कोण होते हैं वो एक बिंदु पर एक किरण का घुमाव दर्शाती है। यानी ये किरण एक दिशा में जा रही है, अब इसको अगर घुमाया जाए इस दिशा में, वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी दिशा में घुमाया जाए
तो इनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण के जो एक स्टार्टिंग बिंदु होता है वहाँ पे शून्य कोण होता है, और स्टार्टिंग से 90 डिग्री आते आते समकोण हो जाता है, और समकोण से और शून्य से के बीच में जो होता है, यानी 90 से और 0 के बीच में होता है, वो होता है न्यून कोण। कितना होता है? न्यून कोण। तो न्यून कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से कम। अब हम बात करते हैं आगे की इसके और क्वेश्चनों की। आगे की क्वेश्चन में देखिए दिया गया है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। इस क्वेश्चन को हमें पता है आराम से। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के तीन कोण। तो इस प्रकार से जो अपना 8वां क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब 9वां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः एक 90 डिग्री है, एक 75 डिग्री है और एक 75 डिग्री है। तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि चौथा कोण अक्ष है और हमें पता है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ पे 75 और 75 हो गए कितने? 150 और 90 यानी 240 डिग्री तो कोण दिए गए तीनों। एक जो अक्ष बच गया वो मिला के कुल मिलाकर होना कितना चाहिए? 360 डिग्री। तो हमें क्या करना है, जो अज्ञात कोण दिया गया अक्ष का उसको हमें 360 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। 240 डिग्री घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 120 डिग्री। इस प्रकार से अपना जो 9वां क्वेश्चन आएगा, 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा डी। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। वर्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। देखिए कोई भी गोलबंद आकृति होती है जिसका केंद्र बिंदु होता है मध्य बिंदु, उसकी जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, और जो दोनों ओर को मतलब वर्त को आधे भाग में बांटने वाली जो होता है व्यास, जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा भी बोलते हैं इसको। तो जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का दुगुना होता है, अर्थात जो त्रिज्या होती है यानी आर होती है वो डायमीटर यानी व्यास की आधी होती है। इस प्रकार से जो त्रिज्या का मान आया है वो d/2 आएगा। d/2 आएगा यानी d यानी डायमीटर जिसको व्यास बोला जाता है, ठीक है। और इसका आधा भाग है वो r यानी रेडियस यानी त्रिज्या के बराबर होता है। इस प्रकार से अपना जो ये 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस प्रकार से अब हम इनके एबेसदा के बाद बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों की। आगे की क्वेश्चन नंबर 11। आगे का जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। एक सीधी सरल समीकरण पूछी गई है कि a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। तो a+b के होल स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला था a² + 2ab + b²। ये हमें यहाँ पे खाली स्थान में लिखना था। नेक्स्ट जो दिया गया है वो मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते 0,0 यानी x का भी 0 और y का भी 0। इसका खाली स्थान में यहाँ आ जाता 0 0। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 5x + y = 0 चरों के रैखिक समीकरण है, यानी इसमें कितने चर हैं? 5x + 0 में कितने चर दिखाई दे रहे हैं? चर यानी ABCD के अक्षरों से निर्देशित होने वाले अंक मान लो या संख्याएं मान लो। यहाँ पे 5 के साथ एक चर आया x और 7 के साथ एक चर आया है y। तो इसमें आ जाएगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी 13वां का जो उत्तर है वो जाएगा 2। इसमें दिया गया है कि 2 होगा या 3 होगा, तो इसमें 3 तो हमें नज़र नहीं आ रहे। सर कितने नज़र आ रहे हैं? 2 नज़र आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 14वां क्वेश्चन है √होल यानी घनमूल निकालना है 8 का। तो घनमूल निकालने के लिए हमें 8 का अभाज्य गुण करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2, और 3 अंकों का 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है वो एक बाहर निकलता है घनमूल के लिए। तो इसका जो 12वें का जो क्वेश्चन 14वें का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 2, यानी घनमूल ऑफ 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो 14 में 2 भर देंगे। 15वां क्वेश्चन है त्रिभुज के प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है और समान होता है। तो आप अगर 60 डिग्री भरते हो तो अभी इसका सही उत्तर माना जाएगा कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और प्रत्येक कोण समान होता है वो भी यही बात है, और प्रत्येक कोण बराबर होता है वो भी एक ही बात है। बराबर प्रत्येक कोण एक ही मान के होते हैं, एक ही मान के होते हैं, ये भी सभी ये उत्तर ये चारों इसके सही ऑप्शन आ सकते हैं। समकोण का मान होता है, समकोण का मान 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब 17वां क्वेश्चन, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं समान माप की होती है या बराबर माप की, समान या बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है। ओके,
ये बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। अब इसी प्रकार अपना 18वां क्वेश्चन है, वो क्या है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। एक वर्त होता है, इसमें दो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है उसको कहते हैं जीवा। अब इस जीवा में एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती हो वो सबसे बड़ी होगी और उसका स्पेशल नाम दे दिया व्यास, डायमीटर। ओके, अब इस प्रकार से हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के एक एक नंबर के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे हल कर लिया है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे के एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने सी सेक्शन की बात करते हैं। हमने ए सेक्शन में एबेसिडे पढ़ लिए, बी सेक्शन में हमने रिक्त स्थानों को पूर्ति कर लिया। अब सेक्शन सी है जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वो भी एक एक नंबर के ही हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी सी सेक्शन के पहले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो दिया गया है कि 2⁻³ बट्टा 2⁻⁻4 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर घात है ना 2 की घात वो तो धनात्मक ही है, नीचे वाली घात को ऊपर लेके जाएंगे तो घातों का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो 4 है माइनस की वो किसकी हो जाएगी, प्लस की 4 हो जाएगी। अब देखिए एक हमने सर्व समीकरण पढ़ी है, चूँकि a⁻m और गुणा में होती है a⁻n, यानी आधार समान होता है तो उसका मान होता है a⁻m + n। कहने का मतलब आधार समान वाले पद जब गुणा में होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो 2⁻³ और गुणा में आई है 2⁻4, ये नीचे माइनस की थी ऊपर गई तो प्लस की होगी, तो इसका मान हो जाएगा 2⁻3 + 4 बराबर 2⁻7। ये जो अपना क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बहुपद 5x + 3 का शून्यक निकालो। 5x + 3 का शून्यक निकालो। तो शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर शून्य रखना पड़ेगा। अब हमें x का वो मान निकालना है जो इसको शून्य बना रहा हो। तो सबसे पहले जो 5x के साथ जो 3 आया है उसको हम लेके जाएंगे माइनस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है वहाँ घट जाएगा। x का साथ जो गुणा में 5 आ रहा है वो -3 के बट्टा में चला जाएगा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः जो ये बहुपद है कौन सा 5x + 3 उसका शून्यक है -3/5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 21वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या दिया गया है, मूल बिंदु -4,3 कौन से चतुर्थांश में है। -4,3 बिंदु -4,3 की बात करेंगे तो -4,3 सबसे पहले हम यहाँ पे एक तल बनाते हैं। तल बनाते हैं, यहाँ पे जो x का जो मान है वो ऋणात्मक इधर होता है, तो x का ऋणात्मक मान यहाँ आ जाएगा -4 और y का धनात्मक होता है इसमें, तो -4,3 है वो इस चतुर्थांश में आएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर अपना 22वां क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है, समीकरण y = 2x को ax + by = c के रूप में लिखो। इस समीकरण को ax + by + c के बराबर में ही रखना है। किसको, y = 2x को किस रूप में लिखना है, ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। यानी पहले x वाला पद तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के मान में आ जाएगा 2x, y का दूसरा रखेंगे y का तो y सीधा, प्लस में अचर पद है 0 बराबर में 0, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का। ax + by + c के रूप में लिखने के लिए -2x + y = 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23वां। तो यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा, यूक्लिड के अनुसार किसकी परिभाषा पूछी जा रही है, रेखा की परिभाषा। तो यूक्लिड ने कहा था कि लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पे ये एक रेखा दिख रही है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, अगर ये चौड़ाई दिख भी रही है तो ये हमें नगण्य के रूप में ही माननी पड़ेगी। हमने ये रेखा खींची है तो इसकी हम चौड़ाई की गणना नहीं कर सकते, ये एक रेखा है, क्योंकि ये लंबाई ज़रूर है इसकी लेकिन इसमें चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो 23वें क्वेश्चन के अनुसार, 23वें क्वेश्चन की जो मांग है यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा, तो यूक्लिड ने कहा था कि चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन है,
शॉर्ट आंसर है ये इतना हो जाएगा। अब है संपूरक कोण किसे कहते हैं, 24वां क्वेश्चन। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको, या ऐसे दो कोण जिनका योग एक दो समकोण के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, एक दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक 100 डिग्री का कोण है, तो इसका जो संपूरक कोण आ जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। तो 80 वाले का 100 डिग्री है और 100 वाले का 80 डिग्री है, यानी ऐसे दो कोण, कोई भी दो कोण हो सकते हैं। जिसे हम बात करते हैं 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री का संपूरक जो होता है 189 और 189 डिग्री। अब एक वाले का 189 है और 189 का एक है, ऐसा हम उदाहरण देकर भी इसको समझा सकते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन आया है वो है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन सीधी भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से अपना जो 25वें क्वेश्चन तक हमने इसको लिख दिया है। अब अपना 26वां क्वेश्चन है वो आया है कि समचतुर्भुज की दो विशेषताएं लिखो। तीन सीधी भुजाओं से बनी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज की विशेषता लिखो। तो समचतुर्भुज की दो विशेषता स्पेशल होती है। देखिए चतुर्भुजों की बात करें तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब उसमें स्पेशल चतुर्भुज हमें दे दिया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में जो स्पेशल विशेषताएं होती हैं चतुर्भुजों के साथ साथ, वो हमें दो लिखनी है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे इसकी चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, भुजाएं चारों भुजाएं समान माप की या बराबर माप की होती है, समान होती है, ठीक है। और दोनों विकर्ण जो है ना एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। तो दोनों इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब भी बनाते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 26वां। अब 26वें क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पिरामिड किसे कहते हैं। पिरामिड बनाने के लिए देखिए कोई भी एक बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज की शुरुआत होती है तीन भुजाओं से बनी हुई। अब इसको एक पिरामिड बनाना है तो इस पर एक ऊपर त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनानी पड़ेगी। ये पिरामिड बन गया। अगर हमें चतुर्भुज दिया गया, इस प्रकार से चतुर्भुज दिया गया, उस पर पिरामिड बनाना है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एक एक त्रिभुज बना दो, ये पिरामिड बन गया। कोई पंचभुज दिया गया इस प्रकार से, मान लीजिए ये दिया गया, इसको पिरामिड बनाना है तो इस पर बाकी की जो नीचे वाला फलक होता है ना वो तो होता है बहुभुज, और जो ऊपर जो फलक होते हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार। अब इसको बनाना है तो एक ये त्रिभुज बन गया। अब इस भुजा से और एक ये त्रिभुज बना देंगे। अब इस भुजा को और इस भुजा को मिला के ये त्रिभुज बना गया। अब ये भुजा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इसको त्रिभुज बना दिया। अब एक भुजा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इसको त्रिभुज बना दिया। तो ऊपर जो फलक बने हैं वो क्या बने हैं, त्रिभुज बने हैं। नीचे वाला जो फलक है वो क्या बना है, एक बहुभुज बना है। ऊपर वाले त्रिभुज है और नीचे वाला एक बहुभुज है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, आधार फलक बहुभुजाकार होता है तथा शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। ऐसी बनी त्रिविमीय बंद आकृति को पिरामिड कहते हैं। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका आधार फलक बहुभुजाकार का होता है तथा पार्श्व फलक त्रिभुजाकार के होते हैं उसे हम पिरामिड कहते हैं। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक को हल कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 28वां जो 1 नंबर का ही है, इसमें क्या दिया गया देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त PQ, वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा है तो कोण OAQ ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये एक स्पर्श रेखा दी गई है, Q बिंदु यहाँ पे दिया गया है और वृत्त का जो केंद्र है वो O है। अब इस पर एक स्पर्श रेखा दी गई है जो A पर स्पर्श कर रही है और वो जो स्पर्श रेखा है वो है PQ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो स्पर्श बिंदु है ना, यहाँ पे A बिंदु, उस पर खींची गई त्रिज्या है ना वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है,
लंब होती है। और यहाँ पे ये ए से ओ को मिलाने वाली जो रेखा, ओ से क्यू को जो मिलाने वाली रेखा है वो केंद्र से मिलाने वाली, बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा है। तो ओ ए क्यू, तो हमें एक पता होना चाहिए कि जो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण ओ ए क्यू का मान है वो 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। इस प्रकार से हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उनको हम हल कर चुके हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे की एक क्लास, छोटी क्लास में फिर करेंगे कुछ क्वेश्चनों को। यहाँ तक हम 28 क्वेश्चनों तक इस क्लास को जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर अगले क्वेश्चनों के साथ हम हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके इसलिए आप उनको भी अवगत जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।